आज हम बात कर रहे हैं यूरोप से आई एक बड़ी खबर की, जो रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को फिर से सामने ला रही है। हंगरी ने घोषणा की है कि वो 90 अरब यूरो के यूरोपीय संघ के लोन को यूक्रेन के लिए ब्लॉक करेगा जब तक कि यूक्रेन हंगरी को तेल की सप्लाई दोबारा शुरू नहीं करता। ये मामला काफी पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है जो रूस से मध्य यूरोप तक तेल पहुंचाती है। हंगरी और स्लोवाकिया इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप में रूसी तेल की आपूर्ति के लिए निर्भर है और 27 जनवरी को ये सप्लाई अचानक बंद हो गई। यूक्रेन का कहना है कि ये बंदी एक रूसी ड्रोन हमले के कारण हुई है जिससे पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। वहीं हंगरी और स्लोवाकिया का आरोप है कि यूक्रेन जानबूझकर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सप्लाई बहाल नहीं कर रहा। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सीजार्जोदो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन कर रहा है और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय संघ की ये मदद यूक्रेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध और आर्थिक संकट से उभरने के लिए 90 अरब यूरो का पैकेज देने की योजना में है, लेकिन इस पैकेज को मंजूरी देने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है। हंगरी के वोटों की धमकी के कारण ये वित्तीय सहायता अटक सकती है, जिससे यूक्रेन की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। हंगरी ने अपनी तैयारी के तहत रणनीतिक तेल भंडार से 18 लाख बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है ताकि देश में किसी तरह की ऊर्जा कमी ना हो। हालांकि क्रोएशिया की पाइपलाइन ऑपरेटर कंपनी का कहना है कि हंगरी को अपने भंडार तब अभी पहुंचने की जरूरत नहीं है जब तक क्योंकि उनके पाइपलाइन के जरिए गैर रूसी तेल लगातार हंगरी और स्लोवाकिया की रिफाइनरियों तक पहुंच रहा है। हंगरी की प्रमुख तेल कंपनी का कहना है कि वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं और सऊदी अरब, नॉर्वे, कजाकिस्तान और लीबिया से तेल मंगवाने के लिए टैंकर बुक किए गए हैं। पहला जहाज मार्च की शुरुआत के क्रोएशिया के ओमिसाल्ज बंदरगाह पहुंचेगा और उसके बाद इसे हंगरी और स्लोवाकिया की रिफाइनरियों तक पहुंचने में 5 से 12 दिन लगेंगे। सिर्फ हंगरी ही नहीं बल्कि स्लोवाकिया ने भी तेल आपातकाल की घोषणा की है। स्लोवाकिया की प्रमुख रिफाइनरी जो काफी स्वामित्व में ने सरकार से अपने रणनीतिक भंडार जारी करने की मांग की है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यूरोप के मध्य भाग में ऊर्जा सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। यानी कि जो पाइपलाइन जो सोवियत युग की एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी की पाइपलाइन है, अब भी कई देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति का अहम स्रोत बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया अभी भी इस पाइपलाइन पर काफी हद तक निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ तेल आपूर्ति का मामला नहीं है बल्कि ये यूरोप राजनीति और रणनीति का बड़ा खेल भी है। हंगरी की सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का रुख रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम माना जाता है और हंगरी पहले भी कई बार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता और यूरोपीय नीतियों पर सवाल उठा चुका है। इस विवाद से यूरोपीय संघ की एकता और वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो न केवल तेल की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक दबावों के चलते यूरोप में और जटिल परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन आखिर में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यूक्रेन कब पाइपलाइन सप्लाई बहाल करेगा। हंगरी अपने वीटो की धमकी वापस लेने या फिर नहीं लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा और यूरोप संघ आखिरकार 90 अरब यूरो का पैकेज पास कर पाएगा या नहीं। ये संकट ये भी दिखाता है कि युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा तक फैल गया है। हंगरी और स्लोवाकिया की तैयारियां, उनके रणनीतिक भंडार और वैकल्पिक सप्लाई की योजना, इन सब के बीच यूरोप और वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बनाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल ये विवाद आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप की ऊर्जा राजनीति ने ये साबित कर दिया है कि एक छोटी सी पाइपलाइन भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और आर्थिक स्थिरता पर बड़ा असर डाल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या हंगरी का रुख सही है या ये यूरोपीय एकता के खिलाफ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।